नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता। सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। और आप सभी को रियल नॉलेज के इस चैनल पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष एक संक्षिप्त चर्चा लेकर के आया हूँ। चर्चा का विषय है अपराध और उसके कारण। तो आइए हम बात करते हैं अपराध पर, अर्थात हम इस विषय पर बात करेंगे कि अपराध क्या है और इसके कारण क्या है। तो आइए सबसे पहले हम जानें अपराध क्या है। अपराध का मतलब है राज्य द्वारा स्थापित नियमों का उल्लंघन, जो राज्य के द्वारा जनहित के लिए स्थापित किया जाता है। राज्य द्वारा बनाए गए नियमों का अवहेलना, अवज्ञा अपराध है। प्रकृति के नियमों का अवहेलना, अवज्ञा अपराध है। अंतश्चेतना के विरुद्ध काम करना अपराध है। अंतर्मन, अंतरात्मा के विरुद्ध में काम करना अपराध है। राज्य और प्राकृतिक नियम में एक रूपता होना जरूरी है, दोनों में समता होना जरूरी है, तारतम्यता होना जरूरी है। दुनिया के प्रत्येक राष्ट्र के व्यवस्थापिका द्वारा जो नियम स्थापित किया जाता है उसमें भरसक यह प्रयास किया जाता है कि वह प्राकृतिक नियम के अनुरूप हों, सदृश हों, प्राकृतिक नियम के साथ उनकी तारतम्यता हो। प्राकृतिक नियम को हम ईश्वरीय विधान के रूप में जानते हैं। प्राकृतिक नियम अंतश्चेतना, अंतरात्मा के अनुरूप होता है। अंतरात्मा अंतश्चेतना की आवाज़ होता है। प्राकृतिक नियम के अनुरूप ही व्यवस्थापिका अपने राज्य के नागरिकों के कल्याण के लिए नीति नियम स्थापित करती है। जो नियम प्राकृतिक नियम के अनुरूप नहीं होता है उसे राज्य के नागरिकों द्वारा परिपालन संभव नहीं है। कोड़े के भय से, लाठी के भय से किसी व्यक्ति के द्वारा ज़्यादा समय तक उस नियम पर आचरण नहीं कराया जा सकता, उस नियम को कायम नहीं रखा जा सकता। जो नियम स्वतः स्वाभाविक तौर पर परिपालन किया जाता है वह प्राकृतिक नियम है, वह ईश्वरीय विधान है और उसके परिपालन में ही संपूर्ण जन समुदाय का, जनमानस का भलाई निहित है। तो अर्थात कहने का मतलब यह है कि प्राकृतिक नियम व्यवस्थापिका द्वारा स्थापित नियम के अनुरूप होना चाहिए और ज़्यादातर व्यवस्थापिकाएं का प्रयास होता है कि नीति का निर्माण प्राकृतिक नियम के अनुरूप हो और इन प्राकृतिक नियमों की अवहेलना अपराध है। अपराध हमारा समाज में प्रचलित वे सभी रीति रिवाज, मान्यताएं, धारणाएं, विश्वास जो रीजनेबल हो, युक्ति युक्त हो, जो जन कल्याण के लिए हो, जन कल्याण की भावना से प्रेरित हो, उन सभी रीजनेबल, युक्ति युक्त सामाजिक रीति रिवाज, मान्यताओं के विरुद्ध काम करना अपराध है। अपराध के संदर्भ में हम एक वाक्य में कहें तो अपराध का मतलब है राज्य द्वारा स्थापित नियम, प्राकृतिक नियम जिसे ईश्वरीय विधान कहते हैं, सामाजिक रीति रिवाज जो समाज हित से संबंधित हो, वे सभी का अवहेलना, अवज्ञा, उल्लंघन अपराध है। यह अपराध का मतलब है, यह अपराध का मूल अर्थ है। तो आइए अब हम जानेंगे कि हमारे आपराधिक गतिविधियों का, आपराधिक कृत्यों के लिए जवाबदेह कौन कौन से फैक्टर हैं। तो विधि शास्त्र में बताया गया है कि अपराध के लिए जवाबदेह हमारा आपराधिक मन स्थिति है। तो इसके साथ हमें यह भी जान लेना आवश्यक होता है कि आपराधिक मन स्थिति के निर्माण में किन किन तत्वों का, किन किन फैक्टर्स का योगदान है। दर्शन शास्त्र का विषय है हर घटना के कारण ढूंढना। दर्शन यानी देखना, पता करना, अवलोकन करना, सत्य को जानना, यह दर्शन है।
तो आइए हम जानते हैं उस फैक्ट को, उस फैक्टर्स को जो व्यक्ति के आपराधिक मनः स्थिति के लिए जवाबदेह है। तो व्यक्ति के आपराधिक मनः स्थिति के निर्माण में अहम भूमिका परिवार का होता है। परिवार का गलत माहौल व्यक्ति के आपराधिक मनः स्थिति के निर्माण में परिवार का माहौल अहम भूमिका अदा करता है। बच्चों का जन्म परिवार में होता है और एक बच्चा का मस्तिष्क बिल्कुल कोरा कागज के समान होता है, एक कोरा प्लेट के समान होता है जिस पर किसी प्रकार का चिन्ह, छवि या फिर कोई भी रिकॉर्डेड फिल्म नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार एक कैसेट के रील के भांति है जिस पर किसी फिल्म का चित्र और गाने या शब्द चिन्ह रूप में अंकित होते हैं और फिर प्रस्तुति बस फिर वे चिन्ह और गाने हम लोग के सामने प्रस्फुटित होते हैं, प्रकट होते हैं। ठीक हमारा मस्तिष्क भी एक कोरा कागज है और हमारा बच्चों का मस्तिष्क एक कोरा कागज के समान है जिस पर अनेक फिल्म बने हुए हैं, अनेक चिन्ह अंकित हैं और वह चिन्ह अच्छा भी हो सकता है, बुरे भी हो सकते हैं। तो जो फिल्म, चिन्ह, चित्र या छवि बच्चों के मस्तिष्क पर बना है उसमें अधिकांश चित्र, चिन्ह या छवि गलत है और वे हमारे अपराध के लिए जवाबदेह है, आपराधिक मनोवृत्ति के लिए जवाबदेह है, आपराधिक मनस्थिति के लिए जवाबदेह है। तो जैसा कि मैंने बताया कि बच्चों का दिमाग एक कोरा कागज के समान है और उस पर परिवार के गलत माहौल का प्रभाव पड़ता है। तो हम जानते हैं कि परिवार के मुखिया के रूप में हमारे परिवार के वयोवृद्ध सदस्य होते हैं, खासकर हमारे माता पिता होते हैं। तो परिवार के अन्य सदस्यों पर, परिवार के प्रमुख का व्यक्तित्व का, उसका व्यक्तिगत आचरण का भी प्रभाव पड़ता है। यदि परिवार के प्रमुख का आचरण पवित्र हो, अगर परिवार के प्रमुख ईमानदार हो, सत्यनिष्ठ हो, अहिंसक हो, परोपकारी हो, तमाम इंसानी गुण उनमें धारण किए हुए हों, तो उसका असर भी हमारा परिवार के सभी सदस्यों पर पड़ता है, अन्य सदस्यों पर भी पड़ता है, बच्चों पर भी पड़ता है। वही अगर परिवार के अभिभावक यानी कि माता पिता अगर व्यभिचारी हों, दुष्ट हों, दुर्जन हों, बेईमान हों, उनका व्यक्तिगत आचरण गलत हो और वे खुद ही लोभ, लालच, माया, मद, मदस्तर, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, अहंकार के प्रभाव से प्रभावित हों, तो वे दूसरों अपने परिवार के अन्य सदस्यों के लिए उदाहरण स्वरूप उन्हें उसी रूप में ढालने का, साँचने का प्रयास करते हैं और परिवार के अन्य सदस्य भी वैसा ही होता है। तो आपराधिक कृत्यों का शुरुआत बचपन से ही होता है। छोटी छोटी आपराधिक गतिविधियां बचपन से ही बच्चे करने लग जाते हैं, अपने परिवार के अन्य सदस्यों को देखते हुए, उनके आचरणों को अनुसरण करते हुए, फिर धीरे धीरे हैबिचुएटेड होते हुए एक अभ्यस्त, एक आदतन अपराधी बन जाता है। तो यह बात हमारे समाज पर भी लागू होता है। जो बात परिवार में लागू होता है वो बात समाज पर भी लागू होता है, क्योंकि परिवार समाज का इकाई है। समाज के प्रमुख हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं और उनका भी व्यक्तिगत आचरण, उनका व्यक्तित्व का प्रभाव भी समाज के अन्य सदस्यों पर पड़ता है। यही बात हमारी संस्थाओं पर भी लागू होता है। संस्था के प्रमुख जो हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा जो निर्वाचित होकर के प्रमुख के पद पर आसीन होते हैं, उनका व्यक्तिगत आचरण और व्यवहार का प्रभाव, व्यक्तित्व का प्रभाव भी संस्था के अन्य सदस्यों पर होता है। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि परिवार के सदस्यों द्वारा परिवार में या फिर समाज में जो भी आपराधिक गतिविधियाँ हो रही है, जो भी आपराधिक घटनाएं घट रही है,
उसके लिए कुछ हद तक जवाबदेह समाज के प्रमुख, संस्था के प्रमुख और परिवार के प्रमुख भी हैं, और उन्हें और साथ में हम सब का इन आपराधिक गतिविधियों के लिए, आपराधिक कृतियों के लिए जवाबदेही कबूल करनी चाहिए ईमानदारी से। कहीं न कहीं समाज में घट रहे घटना के लिए जवाबदेह समाज, संस्था या फिर परिवार के प्रमुख भी हैं। तो मैं यहाँ यह बताना चाहूँगा कि व्यक्ति में आपराधिक मनोवृत्ति का निर्माण परिवार से शुरू होता है, वहीं से पल्वित, पुष्पित और बड़ा होता है, और आगे चल के धीरे धीरे वहीं से अपराध का शुरुआत होते होते एक व्यक्ति बड़ा अपराधी बन जाता है। तो अपराध के लिए जवाबदेह है हमारा गलत पारिवारिक माहौल, और जिसके कारण कोई व्यक्ति अपराधी बनता है, यानी अहंकार अपराध के निर्माण में भी, अपराध के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है अहंकार। और अहंकार के निर्माण भी व्यक्ति के भीतर बचपन से ही, परिवार से ही शुरू होता है। एक व्यक्ति के भीतर अहंकार का जन्म परिवार में ही होता है। वह खुद को वो समझता है जो वह नहीं है, जो उसे नहीं होना चाहिए, वो खुद वो अपने को मान लेता है और फिर तदनुरूप आचरण करता है। तो अहंकार, लालच, मोह, माया, तृष्णा, घृष्णा अपराध के लिए, तृष्णा, ये सभी अपराध के लिए जवाबदेह हैं। और इसका निर्माण, इसका सृजन, इन सभी भावनाओं को निर्माण जो है बचपन से ही परिवार के में ही होता है, और इसके लिए जवाबदेह परिवार के प्रमुख और गलत पारिवारिक माहौल है। तो ये अपराध के एक कारण गलत पारिवारिक, सामाजिक और संस्थागत माहौल है, और इसके लिए जवाबदेह संस्था के सभी सदस्य, और खास करके विशेष करके संस्था के प्रमुख, परिवार के प्रमुख और समाज के प्रमुख होते हैं। तो आपराधिक मनोस्थिति के निर्माण का एक कारण यह भी है, और आगे आपराधिक मनोस्थिति के निर्माण का कारण अन्य भी है, और भी फैक्टर्स हैं, जैसे शिक्षा। हम अधिकांश शिक्षाएं ऐसी हैं जो किसी व्यक्ति के अंदर नकारात्मकता लाता है, नेगेटिविटी पैदा करता है, और नेगेटिविटी धीरे धीरे बढ़ते 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 जो है अपराध के लिए किसी को प्रेरित करता है। नकारात्मकता के कारण ही व्यक्ति वास्तविकता से को जानने में असमर्थ होता है, और फिर उसे अपने उत्तम पवित्र लक्ष्य के प्राप्त करने में वह खुद को असमर्थ पाता है और गलत दिशा में कदम रखता है। तो नेगेटिविटी, नकारात्मकता, शिक्षाएं जो हमारे समाज में, स्कूल में दिया जा रहा है, वह अपराध के लिए जवाबदेह है। व्यक्ति के मनोवृत्ति, आपराधिक मनोवृत्ति के निर्माण के लिए जवाबदेह है। नकारात्मक शिक्षा व्यक्ति के आपराधिक मनोवृत्ति के लिए जवाबदेह है। गलत शिक्षा व्यक्ति के आपराधिक मनोवृत्ति के लिए जवाबदेह है। और आपराधिक मनोवृत्ति के निर्माण में, आपराधिक मनोस्थिति के निर्माण में गलत संगति, गलत शिक्षा, गलत पारिवारिक माहौल आदि है। और आगे अन्य कारण है आपराधिक मनोस्थिति के निर्माण में। एक कारण है इंसाफ नहीं मिल पाना। जब किसी व्यक्ति को, जो इसके प्रति कोई जुर्म होता है, जिस पर कोई जुर्म, अत्याचार और अपराध किया जाता है, और समाज के द्वारा, संस्था के द्वारा, न्यायालयों के द्वारा जब उसे इंसाफ नहीं मिलता है, तो फिर वह अपराध की ओर उन्मुख होता है, आपराधिक गतिविधियों में संलग्न हो जाता है, संलिप्त हो जाता है। आपराधिक मनोस्थिति के निर्माण में जब एक जवाबदेह यह भी है, कसूरवार को सजा नहीं देना। यह दोधारी तलवार सिद्ध होता है। अगर कसूरवार को सजा नहीं मिलती है, तो जिसको सजा नहीं मिलता है वह अपराधी अपराध करके सजा से वंचित बच जाता है, तो उसका मन चढ़ जाता है और धीरे धीरे वह बढ़ चढ़ के अपराध करने लगता है। दूसरी ओर वह विक्टिम, पीड़ित पक्ष, जिसे इंसाफ नहीं मिला, उसे न्याय तंत्र पर से विश्वास उठ जाता है
और न्याय तंत्र से विश्वास उठ जाने के कारण वह अपराध की ओर उन्मुख हो जाता है और अपराधी बन जाता है। तो कसूरवार को सजा नहीं देना अपराध को बढ़ावा देना है और यह दोधारी तलवार सिद्ध होता है। यह दोनों को अपराधी बना देता है, जिसे आपराधिक कृत्यों के लिए सजा नहीं मिला उसे, और जिसे इंसाफ नहीं मिला उसे भी। और आजकल बहुत सारे चीज़ों में एक समझौता का ट्रेंड चल गया है। समझौता, अगर किसी व्यक्ति के साथ अपराध होता है तो बहुत सारे लोग का प्रयास है समझौता कराना, लेकिन शास्त्र कहता है, विधि शास्त्र कहता है, न्याय प्रणाली कहता है कि हर हाल में कसूरवार को सज़ा मिलनी चाहिए। यहाँ समझौता का कोई आधार नहीं है। समझौता किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। समझौता का बुनियाद इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ समझौता की बुनियाद होता है, जिस पर समझौता अवलंबित होता है, अन्यथा समझौता का कोई महत्व तो नहीं रह जाता। एक गलत ट्रेंड है अपराधियों से समझौता करना। इससे अपराध का बढ़ावा मिलता है, इससे अपराध पुष्पित, पल्लवित और फलित होता है और अपराध का में वृद्धि होता है। एक मैं यहाँ महाभारत का उदाहरण आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। जो भगवान श्री कृष्ण युद्ध के टालने के उद्देश्य से समझौता का प्रस्ताव लेकर, जिसे हम शांति प्रस्ताव भी कहते हैं, कौरवों के पास गए थे पांडवों की ओर से। लेकिन वह समझौता का प्रस्ताव लेकर गए थे, इसका मतलब था कि वह इंसाफ मांगने गए थे। वे पांडवों से कौरवों का हक मांगने गए थे, वो कौरवों से पांडवों का हक मांगने गए थे और उन्होंने केवल 5 गांव देने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन कौरवों ने स्वीकार नहीं किया। तात्पर्य वहाँ इंसाफ नहीं हुआ और समझौता भी नहीं हुआ। अगर इंसाफ हो गया रहता तो समझौता भी हो गई रहती। इंसाफ समझौता का बुनियाद है, जिस पर समझौता अवलंबित है, टिका हुआ है। अगर भगवान श्री कृष्ण वहाँ समझौता करा दिए होते तो इससे अपराध का बढ़ावा मिलता और भगवान श्री कृष्ण की छवि आज भगवान के रूप में नहीं आंका जाता। तो समझौता का ट्रेंड कसूरवार को सज़ा ना देने के बजाय उससे समझौता करना अपराध को बढ़ावा देना है, अपराध का एक कारण है। आइए हम बात करते हैं न्यायिक प्रक्रिया में त्रुटियाँ। हमारे अपराध के लिए जवाबदेह है हमारी आज की न्यायिक प्रक्रिया। सबसे पहले तो किसी भी मुकदमे में बरसों बरसों का समय लग जाता है। वह छोटी से छोटी मुकदमा जिसमें साल, 1.5 साल या 1000-2000 का जुर्माना है, 6 महीना का जुर्माना है, उस मुकदमों में फैसले आने में लगभग 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 20 साल भी लग जाते हैं। तो क्या एक छोटी सी सज़ा दिलाने के लिए 10 साल का समय गंवाना और क्या इंसाफ होना माना जाएगा? कोई भी विक्टिम, पीड़ित पक्ष इतने लंबे समय में न्यायालय के चक्कर काटते काटते हजारों 10, 20, 30, 40 लाख, हजार 10, 20, 30, 40 हजार लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। बदले में उसे अगर सज़ा अभियुक्त को मिलती भी है तो 6 महीने का या साल भर का, तो क्या इसे इंसाफ माना जाएगा? जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई का सिद्धांत कभी इंसाफ का अर्थ सार्थक नहीं करता। दूसरी ओर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी मुकदमे में दोष मुक्त हो जाते हैं, अपराधी होते हुए भी, उचित साक्ष्य नहीं मिलने के कारण, और निर्दोष साबित होने में भी 10, 20 साल, 15 साल, 8 साल, 10 साल का समय लग जाता है। अंत में एक पीड़ित पक्ष एक तो पहले से ही जुर्म का शिकार होता है और 10 साल तक न्यायालयों के चक्कर काटते हुए और दोहरा जुर्म का शिकार हो जाता है, क्योंकि इस क्रम में उसे
विपुल राशि खर्च करके और जो है अपने पीड़ा को और बढ़ाता है और दोहरा अत्याचार का शिकार हो जाता है। तो अपराध का एक कारण यह न्यायिक त्रुटिपूर्ण व्यवस्था प्रक्रिया है, न्यायिक त्रुटिपूर्ण व्यवस्था है। और ऐसे में मनुष्य थक हार करके, मजबूर हो करके अपराध की ओर उन्मुख होता है, आपराधिक गतिविधियों में संलग्न हो जाता है। न्यायिक निर्णय त्वरित होना चाहिए, डे टू डे सुनवाई होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन का टाइम फिक्स होना चाहिए, कम से कम समय में इन्वेस्टिगेशन पूर्ण होनी चाहिए और डे टू डे सुनवाई करते हुए हर घटना को न्यायिक निर्णय साल से 1.5 साल या 2 साल के भीतर न्यायिक निर्णय हो जाना चाहिए। अगर ऐसा व्यवस्था नहीं स्थापित होता है तो स्वाभाविक तौर पर अपराध में गतिविधियों में वृद्धि होगी और आपराधिक घटनाएं घटेगी। तो ये सारे बहुत से फैक्टर्स हैं जो अपराध के कारण हैं, अपराध के लिए जवाबदेह हैं। और संक्षिप्त में मैं यह कहना चाहूँगा कि अपराध हमारा गलत पारिवारिक माहौल, गलत सामाजिक माहौल जहाँ हम पल बढ़ रहे होते हैं, अपराध का कारण है। और साथ में इंसाफ नहीं मिल पाना अपराध का कारण है। कसूरवार से को सज़ा नहीं देना अपराध का कारण है। और कसूरवार के साथ समझौता करना, अपराधियों के साथ समझौता करना अपराध का बढ़ावा देना है। और न्यायिक प्रणाली व्यवस्था की खामियां जो मैंने अभी बताया है वह भी आपराधिक गतिविधियों के लिए जवाबदेह हैं। और हम सब का प्रयास समस्त सामाजिक व्यक्तियों का प्रयास ऐसा होना चाहिए ऐसे कि हम सब इस आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित करने में हम भूमिका का निर्वाह करें। और ख़ास करके समाज के एलाइट क्लास के लोग, अभिजात वर्ग के लोग, जिसमें अधिवक्ता और पढ़े लिखे तमाम लोग शामिल हैं, इनकी भूमिका अपराध के कंट्रोल करने के प्रयास में महत्वपूर्ण है। और हमें हर हाल में वैसे माहौल, ऐसे वातावरण बनाने का प्रयास करना चाहिए जहां से अपराध को नियंत्रित किया जा सके और अपराधियों को सज़ा दिलाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए और न्यायिक प्रक्रिया में सुधार के लिए भी प्रयास करनी चाहिए। यही अपराध को नियंत्रण करने का उपाय है। और मैं इन्हीं चर्चाओं के साथ आज मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। और अपराधियों से समझौता करना, उसे सज़ा दिलाने से बचाना एक आपराधिक, अपने आप में एक आपराधिक कृत्य है। और हम सब का प्रयास अपराधियों के साथ समझौता करना नहीं बल्कि उसे हर संभव सज़ा दिलाना होना चाहिए। और गलत सामाजिक माहौल, वातावरण में सुधार करना हम सब का कर्तव्य है। हम सब का प्रयास यह होना चाहिए कि हम सामाजिक माहौल में सुधार लाने का प्रयास करें। और इन्हीं वक्तव्यों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता सभी दर्शकों, श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार, धन्यवाद।